नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर नोबल एकेडमी नरवाना के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, सुपर 20 सीरीज पार्ट 2 आज हम शुरू करने वाले हैं। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का नाम रहेगा परिवहन। हरियाणा के परिवहन के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। परिवहन हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तीन प्रकार का परिवहन वैसे ही होता है, जिनमें से एक परिवहन है स्थल परिवहन, दूसरा जो परिवहन है वायु परिवहन, और तीसरा जो परिवहन है जल परिवहन। लेकिन हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो परिवहन हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि स्थल परिवहन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सड़क और रेल मार्ग को पढ़ते हैं, और वायु परिवहन के द्वारा हम लोग यहां पर वायु परिवहन को हम पढ़ने का काम करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज को पहले क्वेश्चन के साथ। भारत में पर्वतीय अक्षेत्र के लिए किस प्रकार का गेज बिछाया जाता है? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। भारत में पर्वतीय क्षेत्र के लिए गेज क्या होता है? गेज जो है पटरी की चौड़ाई होती है, पटरी की चौड़ाई होती है, और इस पटरी की चौड़ाई के आधार पर जो पटरियां बिछाई जाती है। भारत में कुल 4 प्रकार के गेज बिछाए जाते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे द्वारा कुल 3 प्रकार के गेज इसमें बिछाए जाते हैं। जो ये 4 प्रकार के गेज है, इनमें से पहला जो गेज है ब्रॉड गेज, नंबर 1 पॉइंट पे। दूसरा जो गेज होता है इसको हम मानक गेज का नाम देते हैं। तीसरा जो है मीटर गेज होता है, और नंबर 4 पे जो गेज होता है इसको नैरो गेज कहा जाता है। इसको नैरो गेज कहा जाता है। इनमें से सबसे ज्यादा चौड़ाई का जो गेज है वो ब्रॉड गेज होता है। मीटर गेज में 1 मीटर इसकी चौड़ाई रहती है। नैरो गेज सबसे कम चौड़ाई का गेज होता है। और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो गेज बिछाया जाता है वो प्रकार भी कौन सा है? नैरो गेज का प्रकार होता है। तो आप लोगों को नैरो गेज की चौड़ाई जो होती है वो कितने मीटर की होती है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यहां पर ब्रॉड गेज की बात की जाए तो 1.762 मीटर होता है। मानक या स्टैंडर्ड गेज की बात की जाए 1.435 मीटर होता है, और मीटर गेज की बात की जाए तो 1 मीटर इसकी चौड़ाई रहती है। ये टू नहीं, 1.762, हाँ 1762 मीटर का जो का जो ये गेज है ये रहता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नैरो गेज। उसके बाद हम बात करें उत्तर रेलवे जोन के डिवीजन का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? उत्तर रेलवे जोन के डिवीजन का जो मुख्यालय है, उत्तर रेलवे जोन जो है, उत्तर रेलवे जोन हरियाणा, देखो भारत का जो रेलवे डिपार्टमेंट है कुल 18 जोन में विभाजित है। लेकिन हम बात करें हरियाणा रेल नेटवर्क की, हरियाणा रेल नेटवर्क की अगर बात की जाए तो हरियाणा रेल नेटवर्क को कुल 3 जोन व 5 डिवीजन के अंतर्गत विभाजित किया गया है। 3 जोन व 5 डिवीजन इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 3 जोन कौन कौन से हैं? पहला जो जोन है उत्तर रेलवे जोन, उत्तर रेलवे जोन। दूसरा जो जोन है उत्तर मध्य रेलवे जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन। और तीसरा जो जोन है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, इसका नाम दिया जाता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन इसका नाम दिया जाता है। और अगर हम यहां से बात करें उत्तर रेलवे जोन के हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर। उत्तर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? आंसर करेंगे दिल्ली में स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो प्रयागराज में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? प्रयागराज में स्थित है। और उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में स्थित है। और इस उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत 2 डिवीजन आते हैं, जिनमें से एक है दिल्ली डिवीजन और एक है आपका अंबाला डिवीजन। उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहां पर आगरा रेल डिवीजन, आगरा रेल डिवीजन यहां पर। इसके बाद हम बात करें उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, इसके अंतर्गत जयपुर और बीकानेर रेल डिवीजन, जयपुर और
बीकानेर रेल डिवीजन आता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में था, उत्तर रेलवे जोन का जो डिवीजन का हेडक्वार्टर है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इन 5 डिवीजनों में से आप लोग देख रहे होंगे हरियाणा में अंबाला रेल डिवीजन का हेडक्वार्टर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि अंबाला में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय रेलवे द्वारा बिछाए गए प्रथम एलिवेटेड रेल ट्रैक का जो नाम है वो किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? हरियाणा में रेल एलिवेटेड ट्रैक जो है, एक कॉरपोरेशन काम कर रहा था, हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना जो थी वर्ष 2016 में इसे स्थापित किया गया था। ये जो है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम था, जिसमें केंद्र सरकार की जो भागीदारी थी वो 49% थी और राज्य सरकार की जो भागीदारी थी वो 51% थी। इनके द्वारा कुछ संयुक्त उपक्रम चलाए गए, जिनमें से एक उपक्रम था रेल एलिवेटेड ट्रैक। रेल एलिवेटेड ट्रैक, और ये जो रेल एलिवेटेड ट्रैक था ये वर्ष 2016 में रोहतक के अंदर बिछाया जाता है। रोहतक के अंदर इस योजना के तहत कार्य किया जाता है। इसमें क्या है कि रोहतक शहर के बीचों बीच रोहतक गोहाना रेल मार्ग जो है वो पड़ता है, और रेलवे लाइन जो है वो शहर के बीचों बीच निकलती थी, जिसकी वजह से जाम की समस्या इस रोहतक शहर में बनी रहती थी। इसी जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए पुल के ऊपर से ट्रेन को निकाला गया और इसी योजना को नाम दिया गया रेल एलिवेटेड ट्रैक। ये जो योजना है ये रोहतक गोहाना रेल मार्ग पर इसको शुरू किया गया है। रोहतक गोहाना रेल मार्ग पर इसे शुरू किया गया है। इस परियोजना की जो कुल लंबाई है 4.8 किलोमीटर लंबाई की जो ये योजना है या परियोजना है, इसको शुरू किया गया है। इसका जो उद्घाटन है वो वर्ष 2016 में किया गया था। इसके अलावा जो दूसरा एलिवेटेड ट्रैक है जो प्रस्तावित है या फिर काम चला हुआ है वो थानेसर के अंदर चला हुआ है। थानेसर के अंदर, जो कि नरवाना कुरुक्षेत्र रेल मार्ग पर पड़ता है। नरवाना कुरुक्षेत्र रेल मार्ग पर पड़ता है। और तीसरा एलिवेटेड ट्रैक जो प्रस्तावित है वो कैथल के अंदर बनाया जाएगा, ये भी इसी मार्ग पर स्थित है। तो क्वेश्चन क्या था कि इस मार्ग जो रेल ट्रैक है इसका जो नाम है वो किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर इसका आएगा मंगल सेन के नाम पर। मंगल सेन हरियाणा के दूसरे डिप्टी सीएम हुए। हरियाणा के दूसरे डिप्टी सीएम जो है इनके नाम पर, मंगल सेन के नाम पर इस रेल एलिवेटेड ट्रैक का जो नाम है जो रोहतक के अंदर स्थित है वो रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के खालिस्तान और खालिस्तान के बीच चलती है। कह रहा है कि भारत की पहली सीएनजी ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? तो भारत की जो पहली सीएनजी ट्रेन थी वो रोहतक और रेवाड़ी के बीच में चलाई गई थी। इस सीएनजी ट्रेन का जो संचालन है वो रोहतक रेवाड़ी रेल मार्ग पर किया जाता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है ये जो रेल परियोजना थी या सीएनजी ट्रेन सेवा थी वो कब शुरू की गई थी। बात करें रेवाड़ी की, रेवाड़ी एक ऐसा जंक्शन है जिसमें 7 दिशाओं में रेल मार्ग निकलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 7 दिशाओं में रेल मार्ग यहां से निकलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन आप लोगों से पूछ लिया जाए, प्रदेश का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है वो कहां पर स्थित है? तो आंसर करना है आप लोगों को रेवाड़ी स्थित है भाई। लेकिन पूछ लिया जाए सबसे प्रदेश का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है, व्यस्त रेलवे जंक्शन पूछ लिया जाए तो यहां पर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इसका आंसर आएगा अंबाला कैंट। प्रदेश का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन जो है वो कौन सा है? अंबाला कैंट प्रदेश का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन होगा। तो आंसर आएगा इसका रोहतक और रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हरियाणा में एक नए रेल कोच नवीनकरण कारखाने की जो स्थापना की गई है, ये रेल कोच कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? तो देखिए यहां से आपसे कुछ पूछा जाए, कोच एक शब्द आता है कोच और एक शब्द आता है वैगन वर्कशॉप। वैगन वर्कशॉप, तो इस कोच और वैगन के अंदर फर्क है। कोच का मतलब है यात्रियों वाले डिब्बे, यात्री डिब्बे जहां पर आए, और वैगन वर्कशॉप का मतलब है मालगाड़ी के डिब्बे, मालगाड़ी डिब्बे यहां पर आए।
तो रेल कोच फैक्ट्री आप लोगों से पूछ ली जाए, रेल कोच फैक्ट्री आप लोगों से पूछ ली जाए तो आंसर करना है बड़ी गांव। बड़ी गांव गन्नौर के अंदर इसको स्थापित किया गया है और गन्नौर आता है सोनीपत जिले में। बड़ी गांव गन्नौर में इसको स्थापित किया गया है। लेकिन यही आप लोगों से पूछ लिया जाए रेलवे वैगन वर्कशॉप, वैगन वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है, तो रेलवे वैगन वर्कशॉप जो है वो आपका जगाधरी यमुनानगर के अंदर स्थित होगा। कहाँ पर आएगा, जगाधरी यमुनानगर, आप लोग इसका आंसर करोगे। लेकिन यहीं पर आप लोगों से पूछ लिया जाए रेलवे शिप यार्ड कहां पर है, या रेलवे यार्ड लिखा जाए, यानी कि वॉशिंग स्टेशन आप लोगों से पूछ रहा है भाई, रेलवे यार्ड या फिर वॉशिंग स्टेशन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप इसका जो आंसर करेंगे वो हिसार आंसर करेंगे। और ये जो है ये बीकानेर रेल डिवीजन का, बीकानेर रेल डिवीजन का दूसरा वॉशिंग स्टेशन होगा। बीकानेर रेल डिवीजन का ये दूसरा वॉशिंग स्टेशन होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रेल कोच फैक्ट्री, तो आप इसका जो राइट आंसर करेंगे गन्नौर सोनीपत भाई, गन्नौर इसका आंसर करेंगे, क्योंकि जगह का स्पेशल पर्टिकुलर नाम दे रखा है। अगर गन्नौर नहीं होता ऑप्शन में तो आप सोनीपत पे जा सकते थे, लेकिन जब गन्नौर दिया गया है तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, बड़ी गांव गन्नौर के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुरुग्राम को खालिस्तान से जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा के सबसे पुराने और सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। गुरुग्राम को रेवाड़ी के साथ जोड़ने वाला जो रेल, दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग की अगर हम बात करें, जो दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग, दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग की हम बात करें, इसी रेल मार्ग पर आपका गुरुग्राम शहर पड़ता है। गुरुग्राम को रेवाड़ी के साथ जोड़ने वाला जो है वो कौन सा मार्ग है, तो दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग है। यहां पर इस मार्ग का जो निर्माण था वो 1872 में पूरा किया गया था। यहां पर विश्व की प्रथम मीटर गेज ट्रेन यहां पर चली थी। मीटर गेज ट्रेन का जो संचालन था वो इस मार्ग पर किया गया था, और इसी मार्ग पर हरियाणा की प्रथम ट्रेन 14 फरवरी 1873 को चलती है, जो कि रेवाड़ी से दिल्ली की ओर जाती है। रेवाड़ी से दिल्ली प्रथम हरियाणा की ट्रेन यहां पर चलाई गई थी 14 फरवरी 1873 को। तो क्वेश्चन पूछा गया था गुरुग्राम को खालिस्तान के साथ जोड़ने वाला, तो किसके साथ जोड़ने वाला, रेवाड़ी के साथ जोड़ने वाला जो रेल मार्ग है ये सबसे पुराने और सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। मैंने बताया था कि जो रेवाड़ी जंक्शन है वो प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन है, क्योंकि यहां से 7 दिशाओं में जो रेल मार्ग है वो जाने का काम करते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा का रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप की इंजन है, इसे क्या कहा जाता है। रेवाड़ी हेरिटेज म्यूजियम की बात करें तो इसको रेल लोकोसाइड भी बोल सकते हैं, रेल लोकोसाइड या फिर लोकोमोटिव, लोकोमोटिव म्यूजियम इसे नाम दिया जाता है। लोकोमोटिव म्यूजियम का जो नाम है इसे दिया जाता है, जिसे इंडियन रेलवे के द्वारा वर्ष 2002 में इसे अपनाया गया था। इंडियन रेलवे के द्वारा इसे कब अपनाया गया था, वर्ष 2002 में इसे अपनाया गया था। यहाँ पर वर्तमान समय में चालू हालात का एक भाप का इंजन रखा गया है। इस इंजन का नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है, जो विश्व का सबसे पुराना इंजन है और वर्तमान में चलने की कंडीशन में है, तो इस इंजन का जो नाम है वो फेरी कवीन, आप इसका आंसर करेंगे। इस इंजन का नाम क्या है, फेरी कवीन है। और इस इंजन का जो निर्माण था, इस इंजन का जो निर्माण वो वर्ष 1855 ईस्वी में किया गया था, और विश्व का सबसे पुराना लेकिन चालू हालात वाला ये इंजन है, जो अभी भी इस रेल लोकोसाइड के अंदर या रेवाड़ी जंक्शन में स्थापित किया गया है। इस इंजन का जो संचालन किया जाता है ना, वो रेवाड़ी से अलवर मार्ग पर, अलवर मार्ग पर पर्यटन के उद्देश्य से किया जाता है। रेवाड़ी से अलवर मार्ग पर पर्यटन के उद्देश्य से इस इंजन का जो संचालन है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी। किस शहर में मेट्रो का जो संचालन है वो सबसे पहले हुआ था। देखिए मेट्रो जो है, मेट्रो की बात की जाए
मैंने आपको बताया था कि मेट्रो का जो संचालन है वो किस प्रकार के गेज पर होता है, तो मानक गेज पर मेट्रो का संचालन होता है। मानक गेज पर क्या किया जाता है, मेट्रो का संचालन किया जाता है। और इस मानक गेज को बिछाने का कार्य भी है जो मेट्रो कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। इंडियन रेलवे इस गेज को बिछाने का कार्य नहीं करती है। तो मेट्रो जो है, हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हरियाणा के तीन जिले व 4 शहर इस मेट्रो से जुड़े हुए हैं। 3 जिले व 4 शहर मेट्रो के साथ जुड़े हैं, जिनमें से जो पहला जिला, सबसे पहले जो मेट्रो का संचालन हुआ वो गुरुग्राम जिले में होता है। गुरुग्राम जिले में वर्ष 2010 में मेट्रो का संचालन होता है। और ये जो मेट्रो थी, हुड्डा सिटी सेंटर से लेकर कुतुब मीनार दिल्ली तक इसका संचालन हुआ था। कुतुब मीनार दिल्ली तक इसका संचालन हुआ था, यानी कि हरियाणा को दिल्ली के साथ जोड़ा गया था इस मेट्रो रूट के माध्यम से। नंबर 2 पे अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पर मेट्रो का जो संचालन था वो फरीदाबाद में होता है। कहां पर होता है, फरीदाबाद में होता है। कब हुआ था, वर्ष 2015 में फरीदाबाद में मेट्रो का संचालन किया गया था। नंबर 3 पे बात की जाए तो बहादुरगढ़ झज्जर में मेट्रो का संचालन होता है वर्ष 2018 में, जिसमें बहादुरगढ़ को जोड़ा गया था मुंडका दिल्ली के साथ। मुंडका दिल्ली के साथ जोड़ा गया था। और नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो जो मेट्रो का संचालन है वो बल्लभगढ़ में होता है। और बल्लभगढ़ जो है वो आपका फरीदाबाद शहर के अंतर्गत या फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आता है, फरीदाबाद के साथ। यहाँ पर जो मेट्रो का संचालन था वो वर्ष 2019 में हुआ था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, जिलों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो 3 जिले हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर। लेकिन शहर की बात की जाए तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और बल्लभगढ़ 4 शहरों में मेट्रो का संचालन वर्तमान समय में है। तो किस शहर को मेट्रो से सबसे पहले जोड़ा गया था, तो आंसर करेंगे गुरुग्राम शहर को। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, कि गुरुग्राम जिले का जो गठन था वो कब किया गया था, वह गुरुग्राम का उपनाम क्या है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है। वायु परिवहन की बात की जाए, अगर हम वायु परिवहन की बात करें, वायु परिवहन की अगर हम बात करें, वायु परिवहन विश्व का सबसे तेज और सबसे महंगा परिवहन है। हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस हरियाणा के वायु परिवहन को 2 तरीके से हमें पढ़ने की जरूरत होती है, जिनमें से एक है आपका एयरफोर्स स्टेशन और दूसरा है एयरफोर्स स्टेशन और दूसरा जो है वो नागरिक हवाई अड्डे हैं। दूसरे की बात की जाए तो नागरिक हवाई अड्डा हम इसे बोलेंगे, नागरिक हवाई अड्डा। एयरफोर्स स्टेशन की बात की जाए, एयरफोर्स स्टेशन हरियाणा में 2 है, जिनमें से एक है आपका अंबाला एयरफोर्स स्टेशन और दूसरा है आपका सिरसा एयरफोर्स स्टेशन। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की जो स्थापना की गई 1948 में की गई थी और सिरसा की बात की जाए 1964 में। और हरियाणा का प्रथम हवाई अड्डा या प्रथम हवाई पट्टी भी आप लोगों से पूछी जाए तो आंसर क्या करेंगे, अंबाला। ये प्रदेश का प्रथम हवाई अड्डा है। फ्रांस से खरीदे गए राफेल यानों को इसी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर स्थापित किया गया है। राफेल को कहां पर स्थापित किया गया है, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर। एक क्वेश्चन है कि राफेल, फ्रांस से राफेल को उड़ाकर लाने वालों पायलटों में से एक पायलट का संबंध अपने हरियाणा के क्षेत्र से था, उस पायलट का नाम क्या है, वह हरियाणा के किस क्षेत्र से उसका संबंध था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन की बात की है, वायुसेना स्टेशन की बात की है, तो कितने हैं, तो आंसर करेंगे 2 स्टेशन है। नेक्स्ट हम बात करें, हरियाणा में पहली बार दिल्ली से रेवाड़ी तक रेल संचार। मैंने बताया था हरियाणा की प्रथम जो ट्रेन चली थी वो 14 फरवरी 1873 को चलती है। जो कहां से चली थी, वो रेवाड़ी से दिल्ली तक चली थी। रेवाड़ी और दिल्ली के बीच में प्रथम ट्रेन का संचालन विश्व का प्रथम मीटर गेज पर किया गया था। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, 1873 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रथम मीटर गेज व्यवसायिक रेल कहां से कहां तक चली थी, तो प्रथम मीटर गेज व्यवसायिक रेल जो थी
वो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में है, वो बतानी है कौन सी है। बात करते हैं सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन की अगर हम बात करें तो सड़क परिवहन को विभिन्न तरीकों से डिवाइड किया गया है। मुख्य तौर पर 4 प्रकार की सड़कें यहाँ पर आती है, जिनमें से पहला जो प्रकार है नेशनल हाईवे उसे बोला जाता है, दूसरा जो प्रकार है स्टेट हाईवे उसे बोला जाता है, तीसरा जो प्रकार है डिस्ट्रिक्ट रोड उसे कहेंगे, और चौथा जो प्रकार है उसे विलेज रोड के नाम से जाना जाता है। नेशनल हाईवे के निर्माण की जो जिम्मेदारी होती है, निर्माण कौन करता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाता है। बाकी के इन तीनों हाईवे का जो निर्माण है वो राज्य सरकार करती है। किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन रख रखाव की अगर हम बात करेंगे, रख रखाव की अगर बात की जाए तो नेशनल हाईवे का जो रख रखाव है नहाई संगठन NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जबकि स्टेट हाईवे का जो रख रखाव रखा जाता है SPWD के द्वारा किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट रोड का जो रख रखाव है वो DC प्लस SPWD के द्वारा रखा जाता है, और विलेज रोड का जो रख रखाव है वो DC रखने का काम करता है। पहचान कैसे की जाएगी, यहाँ पर अगर आपको येलो कलर के पत्थर नजर आएंगे तो इसका मतलब आप किस हाईवे पे हो, नेशनल हाईवे पे हो। अगर आपको ग्रीन कलर के पत्थर नजर आएंगे तो इसका मतलब आप किस प्रकार के हाईवे पे हो, स्टेट हाईवे पे हो। अगर आपको पत्थर नजर आए ब्लैक कलर के तो आप लोगों को समझना है कि कौन सा हाईवे है, वो डिस्ट्रिक्ट रोड है, डिस्ट्रिक्ट सड़क के ऊपर आप लोग चल रहे हो। विलेज रोड की पहचान होती है, यहाँ पर या तो पत्थर आपको नारंगी नजर आएगा या फिर यहाँ पर लाल रंग का, या फिर लाल रंग का पत्थर आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो। एशिया के प्राचीनतम सड़कों में से इनमें से कौन सी सड़क आप लोगों से पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ग्रांड ट्रंक रोड इसका सही आंसर होगा। ग्रांड ट्रंक रोड की अगर हम बात करें भाई, ग्रांड ट्रंक रोड वर्तमान में इस हाईवे का जो नाम है वो NH44 है। NH44 की अगर हम बात करें, NH44 जो है वो दो हाईवे से मिलकर बना है। पहले एक हाईवे हुआ करता था NH1 और एक हाईवे हुआ करता था NH2। इन दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से आज के समय में जो हाईवे बोला जाता है उसे NH44 बोला जाता है। और ये जो NH44 है ये वर्तमान समय में श्रीनगर से ये शुरू होता है और कन्याकुमारी तक ये जाने का काम करता है। श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक ये जाने का काम करता है। लेकिन हरियाणा में जो ये प्रवेश करता है, हरियाणा में इसका जो प्रवेश होता है बलदेव नगर से, हरियाणा में इसका प्रवेश होता है। कहां से, बलदेव नगर से हरियाणा में इस हाईवे का प्रवेश होता है। हरियाणा से जो एग्जिट होता है, एग्जिट पॉइंट जो है होडल पलवल से, होडल पलवल से इसका एग्जिट पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पर देखो जब ये नेशनल हाईवे हरियाणा में प्रवेश किया, अंबाला से इसने प्रवेश किया, अंबाला से कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, सोनीपत से ये चला जाता है दिल्ली, दिल्ली के बाद फिर हरियाणा में प्रवेश करता है फरीदाबाद, और उसके बाद पलवल से होता हुआ ये आगे कन्याकुमारी तक जाने का काम करता है। तो ये जो नेशनल हाईवे नंबर 44 है, इसको मौर्य काल के दौरान, मौर्य काल में भी इसका अस्तित्व हुआ करता था। सबसे पहले इसका जो निर्माण हुआ था वो मौर्य काल में हुआ था। मौर्य काल में इसको उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। उत्तरापथ, मौर्य काल में सड़क का जो नाम था वो उत्तरापथ हुआ करता था। उसके बाद सूर्यवंश के समय में, सूर्यवंश के समय में एक व्यक्ति आए, एक शासक हुए जिसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया, या पक्का जो रोड था बनवाने का जो काम था वो शेरशाह सूरी ने किया था। इसी के नाम पर इसका जो नाम है वो बादशाही सड़क, बादशाही सड़क, सड़क ए आजम, सड़क ए आजम, और इसके साथ साथ शेरशाह सूरी मार्ग इसका नाम हो जाता है। शेरशाह सूरी मार्ग इसका निर्माण हो जाता है। इसी शेरशाह सूरी के द्वारा यहाँ पर कोस मीनारों का निर्माण करवाया गया था। कोस मीनारों का जो निर्माण था यहाँ पर करवाया गया था। कोस मीनारें जो थी यात्रियों के विश्राम हेतु बनवाई गई थी, यात्रियों के विश्राम हेतु, यात्रियों के विश्राम हेतु कोस मीनारों का जो निर्माण था वो करवाया गया था। हरियाणा में जो कुल कोस मीनार थी
वो 88 हुआ करती थी। इन 88 में से जो मुख्य कोस मीनार है वो कोहांड गांव की कोस मीनार है। कोहांड गांव की कोहांड गांव की कोस मीनार है। ये कोहांड गांव जो है करनाल जिले में स्थित है भाई। इसी करनाल जिले में गूगल बॉय ऑफ गूगल बॉय ऑफ हरियाणा का जन्म होता है। तो गूगल बॉय ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो कोहांड गांव की ये कोस मीनार महत्वपूर्ण कोस मीनार है। अब बात करें ग्रांड ट्रंक रोड की, तो जब अंग्रेजों का शासन भारत में आता है तो अंग्रेजी शासन एक वायसराय हुआ करता था, गवर्नर जनरल हुआ करता था, जिसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, इस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा इस रोड का दोबारा से निर्माण करवाया गया था। और इसी के द्वारा निर्माण करवाए जाने के पश्चात इस रोड को जीटी रोड नाम दिया गया। और जीटी रोड बोले तो ग्रांड टैंक रोड भी आप इसे कह सकते हो। ग्रांड टैंक रोड जो नाम दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा इसका नाम दिया गया था, जो एशिया का सबसे पुराना रोड या सड़क आप लोग इसे बोल सकते हो। तो आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, के एमपी एक्सप्रेस का क्या अर्थ है। के एमपी बोले तो के एमपी देखो, जो नेशनल हाईवे नंबर 44 आ रहा था, ये भारत से के जब श्रीनगर से ये शुरू होता है और श्रीनगर से शुरू होता हुआ पंजाब के रास्ते से ये हरियाणा के बलदेव नगर अंबाला से प्रवेश करता है। और आगे जैसे ही ये बढ़ता है, आगे बढ़ता हुआ ये पहुंचता है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली से जब आगे बढ़ता है तो फरीदाबाद पलवल के रास्ते से ही आगे चला जाता है। लेकिन अगर मान लो किसी व्यक्ति को आगे कन्याकुमारी तक पहुंचना है तो इसका मतलब इस हाईवे से होता हुआ उसको दिल्ली में प्रवेश करना पड़ेगा। और दिल्ली में एंट्री करने का मतलब है जाम की समस्या में फंसना, बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट करना। तो इसी समस्या से निपटने के लिए दिल्ली से दो बाईपास निकाले गए थे। दिल्ली से दो बाईपास यहाँ से निकाले गए थे, जो सोनीपत से शुरू हुए और पलवल तक पहुंचने का काम किया। ये जो अक्षेत्र है, कुंडली अक्षेत्र इसे बोला जाता है, कुंडली अक्षेत्र। और ये जो अक्षेत्र है पलवल इसे बोला जाता है। तो यहाँ कुंडली से उठाया गया के और पलवल से उठाया गया पी। अब दो तरीके से आप लोग यहाँ से बाईपास जा सकते हो, एक जाओगे तो यूपी होके जाना पड़ेगा और दूसरा जो है वो हरियाणा होते हुए। अब देखो, एक दिल्ली के पूर्वी दिशा में है और एक दिल्ली के पश्चिमी दिशा में है, पश्चिमी दिशा में है। और एक जैसे परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है, उस तरीके से इस एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ है। तो इसको बोला जाता है पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे। पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे इसे नाम दिया जाता है। और इसका जो नाम है इसे पूर्वी परिधीय परिधीय एक्सप्रेस वे कहा जाता है। पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस वे इसे नाम दिया जाता है। पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे व पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस वे। देखो, कुंडली से शुरू हुआ, जब हरियाणा से जाओगे तो बीच में आएगा मानेसर, तो इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है के एम पी। और जब आप यूपी से होते हुए जाओगे तो बीच में आएगा गाजियाबाद, तो इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है के जी पी। तो इसके निर्माण को लेकर देखो, ये दो तरीके से है, एक केएमपी है और एक केजीपी है। अब बात करें इसके रख रखाव की, केएमपी का जो रख रखाव रखा जाता है, रख रखाव की बात की जाए तो HSIIDC के द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है। यानी कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका रख रखाव रखने का काम करती है। लेकिन केजीपी का जो रख रखाव है वो NHAI नहाई संगठन यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसका जो रख रखाव है वो रखा जाता है। केएमपी की कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई 135.6 किलोमीटर बताई जाती है। तो केएमपी का अर्थ क्या है, कुंडली मानेसर पलवल इसका अर्थ हो जाएगा। एक एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे होता क्या है, एक्सप्रेस वे क्या होता है, तो चार लेन से ज्यादा का अगर हाईवे होगा तो हम उसे एक्सप्रेस वे की श्रेणी में रखेंगे। जहां पर 4 लेन से ज्यादा होगी उसको हम एक्सप्रेस वे का नाम देंगे। तो ये केएमपी है, कुंडली मानेसर पलवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इस राजमार्ग में भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा स्थित है। भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा किस राजमार्ग पर स्थित है, तो आंसर करेंगे दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ये स्थित है। और ये कितने लेन का है, तो 32 लेन का ये टोल प्लाजा है, जो कि
गुरुग्राम में स्थित है। 32 लेन का टोल प्लाजा गुरुग्राम में स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रदेश में बस डिपो की संख्या कितनी है? प्रदेश में बस डिपो की बात की जाए, हरियाणा परिवहन निगम, हरियाणा परिवहन निगम की अगर हम बात करें तो इसका जो गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को किया गया था। लेकिन हमने जब इसका गठन किया तो पूरे तरीके से हरियाणा सरकार के कंट्रोल में नहीं लिया गया, बल्कि इसको पंजाब सरकार के सहयोग से इस संगठन को चलाया गया। आपसे पूछा जाए इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण बोले तो यानी कि हरियाणा सरकार ने पूर्ण रूप से इसको अपने नियंत्रण में कब लिया था? तो 1972 में अपने नियंत्रण में लिया गया। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछा जाए तो चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर स्थित है भाई। हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछे तो चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। उसके बाद हम बात करें हरियाणा परिवहन निगम के द्वारा या फिर हरियाणा प्रदेश में बड़े डिपो कितने हैं? तो बड़े डिपो की बात की जाए, कुल डिपो आप लोगों से पूछा जाए तो कुल 24 बड़े डिपो है, जिसमें से 22 जिलों में है और 2 अलग है। ये जो 2 है आपके, एक दिल्ली बस डिपो है और एक आपका चंडीगढ़ बस डिपो है, जहां पर हरियाणा रोडवेज की बसें चलती हैं। सब डिपो की बात की जाए कितने हैं? सब डिपो आप लोगों से पूछा जाए तो कुल 13 सब डिपो है, जिनमें से पहला जो सब डिपो था, फर्स्ट जो था आपका, डबवाली के अंदर स्थापित किया गया था। डबवाली सिरसा में इसे स्थापित किया गया था। इसके बाद आप लोगों से और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रदेश का एकमात्र 4 मंजिला बस स्टैंड आप लोगों से पूछे, 4 मंजिला बस स्टैंड आप लोगों से पूछ लिया जाए कहां पर स्थित है? तो आप आंसर करना है फतेहाबाद में ये स्थित है। फतेहाबाद में ये स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रदेश का प्रथम बस डिपो या प्रथम बस स्टैंड कहां पर स्थित है? तो आंसर इसका करना है गुरुग्राम में स्थित है। कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और दूसरा पूछ लिया जाए, सेकंड आपसे पूछा जाए तो अंबाला बस डिपो है या अंबाला बस स्टैंड है भाई। अंबाला बस स्टैंड का जो नामकरण किया गया है सुषमा स्वराज के नाम पर किया गया है। सुषमा स्वराज के नाम पर अंबाला बस स्टैंड का नामकरण किया गया है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था प्रदेश में बड़े बस डिपो की संख्या कितनी है? तो प्रदेश में बड़े बस डिपो की जो संख्या है वो कितनी है? 24 बड़े बस डिपो यहाँ पर नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हरियाणा के किस हवाई अड्डे का उपयोग राजीव गांधी नेशनल सेंटर एरोस्पोर्ट्स के लिए किया जाता है? मैंने आपको बताया था वायु परिवहन को लेकर। वायु परिवहन की अगर हम बात करें, वायु परिवहन की बात करें तो हरियाणा में कुल 7 हवाई अड्डे हैं। कुल 7 हवाई अड्डे अपने हरियाणा प्रदेश में स्थित हैं। इन सात में से 2 है आपके एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन, और 5 है आपके, और 5 आपके नागरिक हवाई अड्डे। नागरिक हवाई अड्डे आप लोगों से पूछा जाए कितने हैं? तो आंसर करना है 5 भाई। तो ये 5 नागरिक हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? इनमें से 5 हवाई जो अड्डे हैं, एक है बाछोद हवाई अड्डा। बाछोद हवाई अड्डा, बाछोद हवाई अड्डे की अगर हम बात करें तो ये नारनौल में स्थित है। बाछोद हवाई अड्डा जो है आपका कहाँ पर स्थित है? नारनौल के अंदर ये स्थित है भाई, बाछोद हवाई अड्डा। इसके बाद आप लोगों से पूछ लिया जाए करनाल हवाई अड्डा भाई। उसके बाद है एक भिवानी हवाई अड्डा। उसके बाद है एक पिंजौर हवाई अड्डा, और एक है इनमें से हिसार हवाई अड्डा। हिसार हवाई अड्डा, बाछोद हवाई पट्टी हो गई, करनाल हवाई पट्टी हो गई, भिवानी हवाई पट्टी हो गई, पिंजौर हवाई अड्डा हो गया और हिसार कार्गो हवाई अड्डा हो गया। तो ये कुल 5 क्या है आपके नागरिक हवाई अड्डे स्थित है। तो पूछा गया है एरो स्पोर्ट्स सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? तो एरो स्पोर्ट्स सेंटर की अगर हम बात करें, एरो स्पोर्ट्स सेंटर आपका नारनौल एयरपोर्ट बोले तो बाछोद हवाई पट्टी पर इसको स्थापित किया गया है। बाछोद हवाई पट्टी नारनौल में से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय कार्गो हवाई अड्डा किस हवाई अड्डे का नाम है? महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय कार्गो हवाई अड्डा जो है, महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय कार्गो हवाई अड्डा हिसार हवाई अड्डे का नाम है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है। कार्गो का मतलब होता है जहां पर, ऐसा हवाई अड्डा जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता हो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि आयात और निर्यात के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता हो, उसको हम
कार्गो हवाई अड्डा बोलेंगे। और जो हिसार हवाई अड्डा है इसका जो नामकरण है महाराजा महाराजा अग्रसेन के नाम पर इसका जो नामकरण है वो किया गया है, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आम आदमी की खास बस सेवा को हरियाणा में क्या नाम दिया गया है? आम आदमी की जो खास बस सेवा है, हरियाणा परिवहन निगम के द्वारा कुल 5 प्रकार की बस सेवा शुरू की गई है। हरियाणा परिवहन निगम के द्वारा कुल 5 प्रकार की बस सेवा जो है वो शुरू की गई है, जिनमें से हरियाणा गौरव यानी कि आम आदमी की खास बस सेवा, आम आदमी की खास बस सेवा जो है आपकी खास बस सेवा, इसे हम क्या बोलेंगे? आम आदमी की खास बस सेवा, हरियाणा गौरव बस सेवा। हरियाणा सारथी की बात करें तो एसी या वातानुकूलित बस सेवा, एसी या वातानुकूलित बस सेवा जो है वो आपकी हरियाणा सारथी है। सीएनजी से चलने वाली बस सेवा जो है इसको हम हरियाणा उदय के नाम से जानते हैं। और हरियाणा शक्ति जो फास्ट बस सर्विस होती है, फास्ट बस जो होती है यानी कि जो लोकल शहरों में नहीं रुकती या लोकल स्टॉपेज पर नहीं रुकती है, बड़े बड़े शहरों में इसके स्टॉपेज होते हैं, तो इसको बोला जाता है हरियाणा शक्ति। और 5वें प्रकार की जो बस सेवा है पिंक बस सेवा, पिंक बस सेवा जिसका जो संचालन है वो महिलाओं और लड़कियों के लिए जिनका संचालन किया गया, महिलाओं व लड़कियों के लिए जिस बस सेवा का संचालन किया गया है उस बस सेवा को पिंक बस सेवा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आम आदमी के लिए पूछा था तो हरियाणा गौरव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रदेश की प्रथम महिला कमर्शियल पायलट, प्रदेश की प्रथम महिला कमर्शियल पायलट कौन बनी है? तो आप आंसर करेंगे प्रियंका बेनीवाल, प्रदेश की प्रथम महिला कमर्शियल पायलट है। इस प्रियंका बेनीवाल का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसके अलावा हम बात करें शर्मिला रानी की, शर्मिला रानी प्रदेश की प्रथम महिला बस कंडक्टर है। महिला बस कंडक्टर आप लोगों से पूछ लिया जाए कौन है तो आंसर करेंगे शर्मिला रानी है। पंकजा देवी की बात की जाए, प्रदेश की प्रथम महिला बस ड्राइवर आप लोगों से पूछा जाए, प्रदेश की प्रथम महिला बस ड्राइवर आप लोगों से पूछा जाए कौन बनी है तो पंकजा देवी बनी है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर आ जाएगा प्रियंका बेनीवाल। संबंध कहां से है कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और उसकी कुल लंबाई कितनी है? प्रदेश से गुजरने वाला जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे नंबर 9 है, जिसकी कुल लंबाई जो है 285.5 किलोमीटर है, 285.5 किलोमीटर। ये जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है ये दिल्ली से शुरू होता है, दिल्ली से शुरू होकर ये फजिल्का तक जाने का काम करता है, दिल्ली से फजिल्का तक ये जाता है। हरियाणा में जो प्रवेश करता है ये, हरियाणा में ये प्रवेश करता है, कहाँ से प्रवेश करेगा तो हरियाणा में प्रवेश बहादुरगढ़ से करता है, बहादुरगढ़ के रास्ते से हरियाणा में प्रवेश करता है। बहादुरगढ़ झज्जर होता हुआ रोहतक महम के रास्ते से, मुंडाल भिवानी होते हुए हिसार के रास्ते से, सिरसा के डबवाड़ी से ये एग्जिट कर जाता है। एग्जिट पॉइंट कहाँ है तो सिरसा के डबवाड़ी से एग्जिट करके पंजाब के फजीलका तक जाने का ये काम करता है। इसके अलावा बात करें NH 44, NH 44 की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 257 किलोमीटर NH 44 की कुल लंबाई है। NH 152D की बात करें, NH 152D की बात करें तो इसको ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है, ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे इसको नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ इसका जो अन्य नाम है इसको अंबाला नारनौल एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है, अंबाला नारनौल एक्सप्रेस वे इसे कहा जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 227 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है। एक्सप्रेसवे कौन सा होता है? ऐसा हाईवे जो 4 लेन से ज्यादा हो, 4 लेन से ज्यादा वाला जो हाईवे होगा उसको एक्सप्रेसवे की श्रेणी में रखेंगे। और ये जो 152D है ये हरियाणा के 8 जिलों से गुजरता है। हरियाणा के कितने जिलों से ये निकलता है? 8 जिलों से। 8 जिले कौन कौन से हैं?
जैसे कि आपका महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद ये रेवाड़ी में आया, रेवाड़ी के बाद ये रोहतक में आया, रोहतक से ये जींद गया, जींद से ये कैथल, कैथल से कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र से करनाल होते हुए ये अंबाला तक पहुंचने का काम करता है। तो ये 8 जिले इस एक्सप्रेसवे के ऊपर स्थित है भाई। उसके बाद हम बात करें NH 52, NH 52 की अगर हम बात करें, NH 52 जो है वो संगरूर से शुरू होता है और संगरूर से शुरू होकर नरवाणा के रास्ते से, नरवाणा के रास्ते से ये हिसार होते हुए झुंपा भिवानी तक ये जाने का काम करता है, झुंपा भिवानी तक ये पहुंचने का काम करता है। लेकिन ये NH 52 जैसे ही नरवाणा में पहुंचता है, संगरूर से चलकर जैसे ही ये नरवाणा में पहुंचता है, तो यहां से एक तो ये रास्ता चला गया जो हिसार के रास्ते से है, इसको नाम दिया जाता है NH 52 का। लेकिन यहाँ से लिंक नेशनल हाईवे भी निकाले गए हैं। एक आपका नरवाणा से उचाना जींद रोहतक के रास्ते से होता हुआ बावल रेवाड़ी तक पहुंचता है, इस हाईवे को नाम दिया जाता है NH 352। और एक है नरवाणा से कलायत कैथल के रास्ते से होता हुआ चंडीगढ़ तक पहुंचने का काम करता है, इसको नाम दिया जाता है 152। देखो जिस हाईवे के अंदर 3 संख्याओं की डिजिट में आपको उसकी नंबरिंग की मिलेगी, इसका मतलब वो होता है लिंक नेशनल हाईवे। लेकिन जहां पर 1 या 2 संख्याओं में आपको नंबरिंग की मिले, उस हाईवे को मुख्य नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। तो ये सुपर 20 की सीरीज के जो 20 क्वेश्चन थे वो आपके होते हैं कंप्लीट। जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।